फिर इसके अंदर ये आ जाती है कॉन्टीजेंसीज इन गोल सेटिंग थ्योरी। क्या कॉन्टीजेंसी, पहले सबसे पहले इंक्रीज होगी परफॉर्मेंस, किस तरह होगी कि गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, एम्प्लॉयज के जो है वो उसके अंदर एक्सेप्टेंस जरूरी है, फिर उसके बाद इसका फीडबैक भी। सेल्फ एफिकेसी और सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। क्या आप सेल्फ जो है ना यूर सेल्फ और सोशली क्या चीजें लर्न कर रहे होते हैं, तो उसकी जो रिलेटेड जो थ्योरी है कि उसमें ये बताया गया, इंडिविजुअल बिलीव दैट ही और शी इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। इसके अंदर ये होता है कि एक बंदा अपने आप में बिलीव कर रहा होता है कि मैं जो हूँ ये टास्क परफॉर्म कर लूंगा, ठीक है, मैं इस चीज के एबल हूँ, आई हैव दैट स्किल्स दैट आई कैन परफॉर्म दैट टास्क, ठीक है। इस थ्योरी के अंदर ये चीज आता है कि सेल्फ एफिकेसी, उसको अपने आप पर जो है ना एतमाद होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर लूंगा। सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज की जा सकती है ये, गेन एक्सपीरियंस मीन्स के इनएक्टिव मिस्ट्री। इनएक्टिव मिस्ट्री के अंदर क्या होता है, थ्रू एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं या किसी काम को आप करते हैं, तो उसके अंदर जो भी आपका एक्सपीरियंस हो रहा होता है, बेशक वो अच्छा हो या बुरा हो, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नॉर्मल, तो उससे आप एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं, इससे भी जो है ना इंसान के अंदर सेल्फ एफिकेसी जो है इंक्रीज हो रही होती है। फिर विकेरियस मॉडलिंग, ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि सी समवन एल्स डू दी टास्क। इसमें होता है कि हम लोग दूसरों को जो है ना अपना रोल मॉडल बना ले, कि दूसरे अगर जो है ना ये वाला काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोग भी जो है ना ये कर सकते हैं, और फिर वो उनको देख देख कर वो काम करते हैं, ठीक है। कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल वो ये चाहते हैं कि हम लोग जो है वो किसी एथलेट का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, तो अगर वो लॉन्ग जंप करता है, लेकिन जो है जो दूसरा बंदा है वो उतनी लॉन्ग नहीं कर पाता जितनी जो है वो बंदा करता है, तो वो क्या कहता है कि मैं ये किस तरह करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है, उसकी सारी जो है ना मूवमेंट्स वगैरह वो ऑब्जर्व करता है, वो कहते हैं कि मैं जो हूँ ये कर सकता हूँ, तो जैसे वो कर रहा है वैसे मैं भी कर सकता हूँ, इस तरीके से भी जो है ना वो अपने अंदर ये चेंज लेकर आ सकता है, इंक्रीज कर सकता है अपनी सेल्फ एफिकेसी। फिर वर्बल परसुएशन, इसके अंदर ये है कि समवन कन्विंसेस यू दैट यू हैव द स्किल्स। इसके अंदर ये होता है कि आप, कुछ लोग जो है आपको कन्विंस करते हैं कि आपके अंदर ये स्किल्स, ये गट्स है और आप ये काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे हम डिसहार्ट हो रहे होते हैं, हम लोगों के अंदर ये आ रहा होता है कि पता नहीं ये काम हम कर सकेंगे या नहीं, मतलब डबल माइंडेड हो रहे होते हैं, तो फिर एक फ्रेंड या पेरेंट्स ये किरदार अदा करते हैं जो सिर्फ अपने अल्फाज से ही जो है ना ये कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं। इसी तरीके से विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉयज जो है डीमोटिवेट हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि जो मैनेजर होता है उसका एक वर्बल परसुएशन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि वो वर्बली जो है ना लोगों को कन्विंस कर सके कि आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटीज हैं कि हम ये चीज अचीव कर ले, ठीक है, उसको अपने आप अपने वर्डिंग से जो है ना लोगों को हर वक्त टुवर्ड्स देयर टास्क जो है मोटिवेटेड रख। अराउजल, इसमें है गेट एनर्जाइज्ड, कि आपके अंदर खुद जो है ना एनर्जी आपने अपने अंदर लेकर आनी है कि आपने ये करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप मतलब इसके अंदर इस तरह भी जो है ना आप सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज कर सकते। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी थ्योरी। ये क्या होती है, इसमें ये होता है कि एम्प्लॉयज वे व्हाट दे पुट इनटू अ सिचुएशन अगेंस्ट व्हाट दे गेट फ्रॉम इट, ठीक है, कि इन्होंने सिचुएशन के अंदर क्या चीज पुट की, ठीक है, अपना इनपुट क्या दिया और उसका आउटपुट क्या हासिल किया, ये होता है, इसमें वेटेज दी जाती है अपने वर्क को, इनपुट भी और आउटपुट भी। दे कंपेयर देयर इनपुट आउटकम रेशो विद द इनपुट आउटकम रेशो ऑफ द रेलेवेंट अदर्स, ठीक है। अब इसमें एक है माई आउटपुट और माई इनपुट, इसको इक्विवेलेंट रखा है, किसके इक्वल रखा है, योर आउटपुट और योर इनपुट, के मतलब हमारी क्या इनपुट थी और क्या आउटकम आया था, और आपकी क्या इनपुट और आउटकम थी, तो उसके बराबर जो है ना इन्होंने रखा है कि हम, उन्होंने ये चीज हासिल की है तो हमने भी ये चीज हासिल की है, ये इक्विटी थ्योरी होगी। फिर इसके अंदर जो है डिफरेंट इक्विटेबल रिएक्शंस टू इनइक्विटेबल पे,
ठीक है, ये इसमें दिखाया गया है। एम्प्लॉयज रिएक्शन इन कंपैरिजन टू इक्विटेबली पे पेड एम्प्लॉयज के इक्वली जो है ना हर एम्प्लॉय को उसकी स्किल्स के मुताबिक, अगर फॉर एग्जांपल कोई जो है सॉरी मार्केटिंग के अंदर एक ही डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं दो तीन लोग, तो उनको इक्विटेबली जो है ना वो पे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ये ना हो कि एक बंदे को ज्यादा मिल रही हो एक को कम मिल रही हो। हाँ, एक्सपीरियंस की बेस पे या फिर वो काफी अरसे से वर्क कर रहे हैं, इस तरह इंक्रीमेंट करके उनकी हो सकता है कि डिफरेंस, लेकिन जो न्यू होंगे उनको उनकी काम के मुताबिक ही मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्विटेबली पेड करना चाहिए। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो एक लॉ है उसके मुताबिक ही जो है ना इक्वल पे मिलनी चाहिए। फिर अच्छा, फिर एम्प्लॉयज आर ओवर रिवॉर्डेड अंडर रिवॉर्डेड, इसके अंदर क्या होता है? पेड बाय पीस और टाइम। क्या पीस मतलब कि कितना वो टाइम दे रहे हैं अपने वक्त को, पीस और कितने प्रोडक्ट्स जो है ना वो प्रोसेस कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से भी दिया जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई लेबर जो है वो मोर देन 100 पीस पर आवर बना रहा है और एक जो है 50 पीस पर आवर बना रहा है, तो उन दोनों की जो है वो पे के अंदर डिफरेंस होगा। ठीक है, इक्वल नहीं होगी। कि यहाँ पे ये बात ये विल प्रोड्यूस फीवर बट हायर क्वालिटी यूनिट। ठीक है, उनकी पे के अंदर इक्वलिटी नहीं होगी, तो उन्होंने जो है यही थ्योरी को अप्लाई करना है कि जो है वो बेशक कम प्रोडक्ट बनाए बट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, पीसीस के अंदर यही बात उन्होंने बताई गई है। टाइम के अंदर क्या है कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सको। ठीक है, जितना आपने प्रोड्यूस करना है। फिर अगर जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, बेशक वो कम हो बट उसकी क्वालिटी जो है ना वो हाई लेवल की होनी चाहिए। फिर अंडर रिवॉर्डेड में क्या, ये ओवर रिवॉर्डेड में बात थी कि आपको ओवर रिवॉर्ड किया जाएगा आप अगर आप क्वालिटी मेंटेन रखोगे और ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। फिर अंडर रिवॉर्डेड के अंदर क्या चीज आ जाती है, वो ये आ जाता है कि प्रोडक्ट लार्ज नंबर ऑफ लो क्वालिटी। अंडर रिवॉर्डेड जैसे नाम से ही वाज़ेह है कि जाहिर सी बात है वो उतने रिवॉर्डेड नहीं होगी, वो चीज उसको इतने पॉइंट्स या इतनी वेटेज नहीं मिलेगी जितनी के एक क्वालिटेटिव चीज को मिलेगी। तो इसमें ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बट जो उसकी क्वालिटी होती है वो इतनी हाई लेवल की नहीं होती, वो थोड़ी सी चीप होती है। उसमें थोड़ा सा मटेरियल जो है वो डिफरेंट करके, कुछ मिलावट करके, कुछ भी करके जो है ना वो कर लिया जाता है, या सस्ता मटेरियल लगा के चीज बनाई जाती है। फिर टाइम में क्या होता है कि प्रोड्यूस लेस आउटपुट और आउटपुट ऑफ पुअरर क्वालिटी, कि आप जो है वो लेस क्वांटिटी के अंदर जो है प्रोड्यूस कर रहे हो और उसकी क्वालिटी भी कोई इतनी खास नहीं है। एक्विटी थ्री फॉर्म्स ऑफ जस्टिस। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस के अंदर तीन चीजें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस और इंटरएक्शनल जस्टिस। ठीक है, ये तीनों जस्टिस को मिलाकर क्या बन रहा होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर हम जो है कुछ भी वर्क करते हुए जस्ट रखें तो ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस मेंटेन रहेगा। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक्चुअली होता क्या है? परसीव फेयरनेस ऑफ आउटकम। इसके अंदर जो है आउटकम जो भी हम लोग एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर फेयरनेस होनी चाहिए। फेयरनेस किस लिहाज से होनी चाहिए कि जो आपने रॉ मटेरियल उसके अंदर लगाया है उसी लिहाज से प्रोड्यूस हुआ है, कम लगाया है तो उस लिहाज से हुआ है, ज्यादा लगाया है तो उस तरह से हो। फिर उसके अंदर जो है आपने क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है। ठीक है, अगर मटेरियल बहुत अच्छा वाला लगाया है तो आउटकम भी उसका बहुत अच्छा ही आना चाहिए। ये ना हो कि दरमियान में प्रोसेस के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए और जो है ना एंड प्रोडक्ट जो है हमारे हाथ में वो ना आए। तो इसलिए जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यहाँ पर कहता है कि फेयरनेस ऑफ आउटकम, कि अगर अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर अपनी ड्यूटीज सही टाइम पे सही तरह कर रहा है तो उसको उसका आउटकम कम या उसका रिवॉर्ड जो है वो अच्छा मिलना चाहिए। ये ना हो कि वहां पे बायसनेस आ जाए और जस्ट खत्म हो जाए। तो ये भी इसके अंदर आता है कि फेयरनेस होनी चाहिए आपके आउटकम्स के अंदर, आपके डिसीजंस में, हर चीज में। फिर यहाँ पर एग्जांपल, आई गॉट द पे रेज आई डिजर्व।
वही बात आ गई कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और उसको कुछ बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, तो वो उसकी काबिलियत या उसके काम के मुताबिक ही दिए जाए। ये ना हो कि वो काम इतना ना कर रहा हो, डिजर्व इतना ना कर रहा हो, बट फेवरेटिज्म के बेस पर जो है उसको बहुत ज्यादा जो है वो पे इंक्रीज दे दिया जाए, या फिर जो है कम दिया जाए, ये कहकर के कंपनी के जो है वो इतने रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए जो है हम आपके इंक्रीमेंट्स नहीं कर सकते। ये चीज ना हो, मतलब फेयर आउटकम आना चाहिए। अगर वो आपको कुछ चीज प्रोड्यूस करके दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी के रेवेन्यू में ही इजाफा हो रहा है तो फिर उसको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए एज अ पे रेज। नेक्स्ट इज प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोसेस जो होता है उसके अंदर जस्ट होना चाहिए। परसीव फेयरनेस ऑफ प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन आउटकम, कि अगर आपका प्रोसेस ठीक होगा तो यकीनी तौर पे आपका आउटकम भी ठीक होगा। अब क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय, जिसे हमने ऊपर बात की थी कि अगर आपको इंक्रीज मिल रहा है पे के अंदर तो किस बेस पर मिल रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर बताया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आई हैड इनपुट इन द प्रोसेस यूज टू गिव रेजेस एंड वाज गिवन अ गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई आई रिसीव द रेज आई डिड, कि उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाता है अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि क्यों मैंने जो है ये रेज हासिल किया है, कि मैंने क्यों इतनी जो है ना इतना मुझे मिला है रेज, या कम मिला है तो ज्यादा मिला है तो किस बेस में मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर बताई जा रही है। ओके क्लास, गिव मी जस्ट 5 मिनट्स। प्रोसीजरल जस्टिस, वही बात के प्रोसेस जो होंगे वो अगर फेयर होंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा अगर आप इंक्रीमेंट हासिल कर रहे हैं या नहीं हासिल कर रहे हैं तो किस बेस के ऊपर जो है आपको मिल रहा है। फिर आप आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, ma'am. ओके। अब एक चीज होती है जॉब सेटिस्फेक्शन, सॉरी, जॉब एनालिसिस, ठीक है। जॉब एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी एक्टिविटीज ड्यूरिंग जॉब चल रही होती है तो उनको एक तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, ठीक है। फिर उसी की बेस पे ये मोटिवेटेड है या नहीं है, किस तरीके से मोटिवेट होंगे, तो ये सारी चीजें। प्रोसीजरल जस्टिस भी यही होता है कि अगर किसी को उसके काम की बेस पर कोई इनाम दिया जा रहा होता है तो उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाए कि आपको ये चीज इसलिए दी गई है और इसके अंदर ये आपका बेनिफिट है, और दूसरे लोग भी जो है ना इससे मोटिवेट होते हैं। फिर इंटरेक्शनल जस्टिस। इंटरेक्शनल जस्टिस के अंदर क्या है कि perceived degree to which one is treated with dignity and respect, कि एक बंदा जो है वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट, आपने देखा होगा जितने भी सुपरवाइजर या मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं उनको कुछ ना इंसेंटिव बहुत ज्यादा मिल रहा होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस, बट क्या होता है कि लोग जो है उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी से ट्रीट करते हैं। तो अब यही है इसकी एग्जांपल, व्हेन टेलिंग मी अबाउट माय रेस माय सुपरवाइजर वर वेरी नाइस एंड कॉम्प्लीमेंट। अब जब वो उसको रेस मिल गया या फिर वो किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर आ गया है, सिंपल एम्प्लॉय से जो है एक मैनेजमेंट लेवल पे आ गया है या सुपरवाइजर में आ गया है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो है वो उसका नेम अनाउंस हो गया है, तो लोग उसको उसी उसके लेवल के मुताबिक जो है ना वो रिस्पेक्ट और उसकी डिग्निटी को करेंगे, ठीक है। उस लिहाज से ही उसको ट्रीट किया जाएगा फिर, कि उसके जो मजीद ऊपर लोग हैं वो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ रिएक्ट कर रहे होंगे, या उससे लोअर एम्प्लॉयज जो हैं वो भी उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे, कि उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये मतलब फेयरनेस की वजह से, ना कि बायसनेस की वजह से उसको ये चीज मिली। फिर है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। थ्री की रिलेशनशिप्स होते हैं इसमें, एफर्ट और परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड, रिवॉर्ड और पर्सनल गोल्स। अच्छा, एफर्ट और परफॉर्मेंस क्या होता है कि जितनी आप एफर्ट पुट करोगे उतनी ही आपको आपकी परफॉर्मेंस मिलेगी, ठीक है। परसीव प्रोबेबिलिटी दैट एक्सर्टिंग एफर्ट्स लीड टू सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, कि जितना जो है आप एफर्ट कर रहे हो अपने गोल्स अचीव करने के लिए तो उतनी ही आपकी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस होगी। जाहिर सी बात है, अगर आप लगन से कोई भी काम करोगे या पेपर की तैयारी करोगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा, आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम के टाइम पर जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो ये इनका रिलेशनशिप होगा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी
एफर्ट अच्छी तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस अच्छी। परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। द बिलीव दैट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस लीड टू डिजायर्ड आउटकम, कि अगर आप जो है अपनी पूरी जान लगा के परफॉर्म करते हो तो आपको ऑब्वियसली जो उसका आउटकम है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा, जो आपने सोचा है, एक्सपेक्ट किया है, वही मिलेगा। रिवॉर्ड या पर्सनल गोल्स, ठीक है। रिवॉर्ड और पर्सनल गोल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम टू द इंडिविजुअल, के अट्रैक्ट किया जाता है कि आपको जो है ये रिवॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है ये गोल्स अचीव कर लोगे, अपने उनके जो गोल सेट कर दिए जाते हैं तो उस ये गोल अचीव करने के बाद हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो उससे भी जो है ना उनकी मोटिवेशन इंक्रीज हो रही होती है किसी भी इंडिविजुअल। फिर अब ये देखिए नीचे एक छोटा सा चार्ट बनाया गया जिसमें ये सारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के जो 3 रिलेशनशिप्स है इनको डिफाइन किया गया कि इंडिविजुअल एफर्ट, फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड और पर्सनल गोल्स, और इन दोनों के इनके दोनों सबके दरमियान जो है रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्ड हो रहा है। सबसे पहले एक इंडिविजुअल जो एक बंदा है वो एफर्ट करेगा, अपने परफॉर्मेंस शो करेगा और उसको रिवॉर्ड मिलेगा। उसको जब रिवॉर्ड मिलेगा तो उसके जो गोल सेट किए गए होते हैं उसकी बेस पर उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है वो चीज आ जाती है। ये हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हो गई। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, आर मोटिवेशन थ्योरी कल्चर बाउंड, ठीक है। कल्चर बाउंड होती है क्या मोटिवेशन थ्योरीज, जिसमें क्या है मोस्ट वर डेवलप्ड फॉर एंड बाय द यूएस। गोल सेटिंग एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी emphasize goals accomplishment and rational individual thought। अच्छा, अब जब भी जो ग्लोबली जो है ना इम्प्लीकेट मतलब कल्चरल बाउंड, ये कल्चर हम लोग जानते हैं क्या, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो बहुत मैटर करता है कि कौन से लोग कहाँ से आए हुए हैं, उनका माइंड लेवल क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, और उनको किस तरीके से जो है ना मोटिवेट किया जाता है। क्या ये बाउंडनेस बन सकती है, ये इसमें पूछा गया है। ग्लोबली किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाता है जबकि वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उनके गोल्स आप सेट कर देते हैं जिसको उन्होंने अकम्प्लिश करना होगा। फिर मैस्लो हायरार्की में चेंज ऑर्डर, यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ पर उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाए कि पहले जहाँ पे बेसिक नीड्स पूरी हो रही थी, देन हमारी जो है वो सेल्फ स्टीम नीड तक वो जा रही थी, तो हो सकता है कि उसका ऑर्डर भी वहां पर जाकर चेंज हो जाए, तो मतलब कल्चर के लिहाज से या कल्चरल बाउंडनेस के लिहाज से। फिर मैकलेंस नीड नीड हायरार्की जो थी, सॉरी नीड हायरार्की नहीं, नीड थ्योरी जो थी उसके अंदर ये था कि प्री पोजेस एक्सेप्टेंस ऑफ अ मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क कंसर्न फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। उस थ्योरी के अंदर जो था हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आपने, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि उसमें रिस्क टेकिंग थी, ठीक है, कि रिस्क लिया जाता था, और कि जो है जो भी वो रिस्क लेगा तो जाहिर सी बात है उसका आउटकम उसे क्या लेगा या उस पे कितना परफॉर्म करेगा। तो इसमें ये क्या है, मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क कंसर्न फॉर परफॉर्मेंस, इसके अंदर ये कहा गया है कि ड्यू टू कल्चरल बाउंडनेस कि आप इसके अंदर मॉडरेट रिस्क लेते हैं, ना कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाके रिस्क ले रहे होते हैं ना। मतलब इतना रिस्क लिया जाता है कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल हम उस रिस्क लेने पे फेल भी हो जाए तो उतना ज्यादा नुकसान कंपनी को फेस ना करना पड़े और लोगों की मोटिवेशन डिक्रीज ना हो। एक्टिविटी थ्योरी क्लोज टाइड टू अमेरिकन पे प्रैक्टिसेस, ठीक है। एक्टिविटी थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि जितना आप इनपुट कर रहे हो उतना ही आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट। तो इसमें यही था कि अमेरिकन पे प्रैक्टिसेस के अमेरिकन को जिस तरीके से पे मिल रही होती है, तो उसमें एक्टिविटी थ्योरी को बेस बनाया जाता है कि आप जितना इनपुट दोगे ऑब्वियसली आपको उतना आउटकम मिलेगा। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी डज सीम टू वर्क क्रॉस कल्चर, कि इसमें यही था कि टू फैक्टर थ्योरी के अंदर क्या था कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को इन्फ्लुएंस कर, ठीक है, टू फैक्टर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो यही है कि थ्योरी डज सीम्स टू वर्क क्रॉस कल्चर, इसमें यही होता है कि अगर आप कल्चर किसी डिफरेंट कल्चर में वर्क कर रहे हो तो जाहिर बात है ऑब्वियसली कि वो वर्क परफॉर्मेंस जो है हमारी वो कल्चर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कहीं ना कहीं। फिर इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजर्स, अब मैनेजर्स के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं, लुक बियॉन्ड नीड थ्योरी,
कि जो हमारी नीड्स हैं, ठीक है, नीड थ्योरी है, हमारी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स आ रही हैं हमारी, उससे बाहर निकल कर भी देखें, उससे एक्स्ट्रा भी देखें कि कंपनी को क्या नीड है। ठीक है, जस्ट बेसिक नीड्स ही फॉलो ना करे, बल्कि सेल्फ स्टीम तक जाए। फिर गोल सेटिंग लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी। गोल सेट किए जाएं ताकि जो है आप हायर प्रोडक्टिविटी कर सकें। ठीक है, जब भी गोल सेट कर दिए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और सबको असाइन भी कर दिए जाते हैं, तो उस उन गोल्स को सामने रखते हुए जो है ना, हर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय से, हर डिपार्टमेंट अपने तौर पे वर्क कर रहा होता है। जब वर्क कर रहा होता है तो ऑब्वियसली उसका आउटकम क्या आता है, हमारे एंड प्रोडक्ट। जब वो ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो है रेवेन्यू इंक्रीज होगा, कंपनी जो है वो ग्रो करेगी। तो इसलिए जो है ना, ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गोल सेटिंग जब कर लें तो अपने एम्प्लॉयज को लीड करें ताकि वो हाई प्रोडक्टिविटी दे सकें। फिर ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस एज सपोर्ट। जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस सपोर्ट करना चाहिए। क्या चीज हमने पढ़ी थी जस्टिस में? हमने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पढ़ा था, प्रोसेस जस्टिस पढ़ा था, और लास्ट में एक और था। ठीक है, उन सारे जस्टिस को भी सपोर्ट करना चाहिए। Expectancy theory is a powerful tool but may not very realistic in some cases. Expectancy theory क्या थी? कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो है ये, मतलब हमें हमारे सोच के मुताबिक ही ये आउटकम या रिवॉर्ड मिल रहा हो। ठीक है, ये कभी कभार इस सिचुएशन में पावरफुल टूल या रियलिस्टिक नहीं होता कुछ केसेस के अंदर। ठीक है, कि जितना हम इनपुट कर रहे हैं, जितनी एफर्ट लगा रहे हैं, हो सकता है उस मुताबिक हमें आउटकम ना मिले, उसी के मुताबिक हमें रिवॉर्ड ना मिले। ये डिपेंड कर रहा होता है सब कुछ कंपनी के होल प्रोसेस के ऊपर, कि आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो सकता है उस वक्त आपको इतना ना मिले, बाद में मिल जाए। ठीक है, ये इतने ज्यादा उस टाइम पे रियलिस्टिक नहीं होते मैनेजर्स के लिए के। फिर गोल सेटिंग, organization justice and expectancy theory all provided practical suggestions for motivate। जाहिर बात है, प्रैक्टिकली जो है ना, इन सारी थ्योरीज को अप्लाई किया जाता है इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहे। ठीक है, अब ये नहीं होता कि हमेशा जो है एक ही थ्योरी को लेकर चला जाए। ये सारी थ्योरीज एट अ टाइम भी अप्लाई हो रही होती हैं और अलग अलग टाइम पे भी अप्लाई होती हैं, ताकि जो है मोटिवेशन, हर सिचुएशन के लिहाज से मोटिवेशन जो है इंक्रीज की जाए एम्प्लॉयज के अंदर। कि अगर वहां पर ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस की जरूरत है तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस जो है मेंटेन किया जाए। अगर वहाँ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की जरूरत है, मतलब लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनको उसी के मुताबिक दिया जाए, तो उससे भी उनकी मोटिवेशन इंक्रीज हो जाती है। तो कभी हम वो अप्लाई कर देते हैं, फिर कभी जस्ट गोल सेट करके ही जो है ना एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा रहा है। अच्छा, मेक गोल स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट। गोल्स हमेशा जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। गोल्स हमेशा होते ही वो हैं जो हम बहुत मुश्किल से अचीव कर सके, इजीली अचीव नहीं होते। गोल्स जो सेट कर दिए जाते हैं, अगर इजीली अचीव होते तो वो जाहिर सी बात है, आ, वो गोल्स ना होते जिससे कंपनी को फायदा हो रहा होता है। अब हम और स्पेसिफिक होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि गोल्स बहुत सारे सेट कर दिए जाए। गोल एक ही होता है, किसी भी कंपनी का मोटिव या गोल एक ही होता है कि हमने ये चीज जो है इतने लेवल पे अपने आप को लेकर जाना है, ये चीज हमने अचीव करनी है। तो उसके लिए जाहिर बात है उसको डिफिकल्टीज भी फेस करनी होती है। ये नहीं होता कि हर चीज जो है बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर मोटिवेशन कैन बी इंक्रीज बाय रेजिंग एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस इन देयर ओन एबिलिटीज, सेल्फ एफिकेसी। वही बात कि आप ये काम कर सकते हैं, इस तरीके से भी जो है मोटिवेशन को इंक्रीज किया जाता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड किया जाए या इंक्रीज किया जाए। फिर ओपनली शेयर इंफॉर्मेशन ऑन एलोकेशन डिसीजन, स्पेशली व्हेन दे आउटकम इज लाइकली टू बी व्यूड नेगेटिव। फिर आपने क्या करना है कि आपका जो आउटकम है, वही बात आ गई कि आपने जस्टिस कायम रखना है। क्या था? प्रोसेस जस्टिस था कि अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो किस बेस पे मिल रहा है, क्यों मिला है, कितना मिला है। ठीक है, तो आपने वो उनके जहन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन उनको साथ शेयर करनी है कि आपने किस बेस के ऊपर जो है ना वो अपना डिसीजन लिया है, ताकि लोगों के जहन में नेगेटिविटी ना आए कि ये बायसनेस के तौर पे दिया गया है, फेवरेटिज्म के तौर पे दिया गया है। चैप्टर इज completed।